आप दूर दराज से आए हुए हैं, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दोनों पार्टियों ने 9 दिसंबर को जब रमाबाई मैदान में भीड़ इकट्ठा किया, 7 लाख लोग इकट्ठा किया, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में ही नहीं, भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा हलचल सा मच गया। और कई लोगों ने मुझे पूछने की कोशिश की कि आपकी पार्टी के पीछे फाइनेंशियल कौन है, आपको आर्थिक सहायता कौन कर रहा है, आप पार्टी चला रहे हो तो आपके समाज में टाटा बिरला अंबानी अडानी है नहीं, तो आपको इतना बड़ा पार्टी चला रहे हो तो आपके पास ये सारा का सारा पैसा इन्वेस्ट कौन करता है और लोग कैसे चुका लेते हो। और उन पार्टी वालों ने कहा कितनी रैली अगर करना है, अगर 7 लाख लोगों को तो 100-200 करोड़ रुपया खर्च होता है। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप कैसे जुटा लेते हो। तो मैंने उन लोगों को कहा कि हमारी रैलियों में आने वाले लोग ये किराया भाड़ा लेकर या पूरी पैकेट पर नहीं आते, ये बेकार लोग नहीं है, ये ठिकान लोग है अपने पैसे के बलबूते पर। ये ठिकान लोग है जो अपने स्वयं अपना पैसा लगाते हैं, स्वयं रहने की व्यवस्था करते हैं और अपना जो पैसा परिवार का बचाकर इस सामाजिक कानूनों में लगाते हैं। जो आदतें हमें कांशीराम साहब ने सिखाई, कांशीराम साहब ने हमें जो सिखाया वो हमने भूला नहीं, उसी आधार पर समाज को तैयार कर रहे हैं। हमें एक बात मैंने कांशीराम साहब ने सिखाई जो जिंदगी भर हमें याद है और हमारे सारे कार्यकर्ता को याद है। हम लोग कभी अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा कि कांशीराम साहब ने पढ़ कभी स्पीच किया हो, कागज के पन्ने पर लिखकर कांशीराम साहब ने कभी स्पीच किया हो, अपना भाषण दिया हो, ऐसा हमने नहीं देखा। और हमारे कोई भी वक्ता यहां पर आपको कागज के पन्नों पर पढ़कर स्पीच नहीं करेगा, क्योंकि ये आदतें कांशीराम साहब ने हमारे अंदर डाली है। हमें किसी का लिखा हुआ पढ़ने की आदत नहीं है, ये आदत महंत जी को मुबारक। ये पढ़ बोलने की आदत बहन जी को मुबारक। उन्हें न लगता होगा सीबीआई से, सीआईडी से, सुप्रीम कोर्ट से, आज से अधिक संपत्ति से कहीं इसमें कहीं मनोवाद ना आ जाए। अरे अपने आप को परिपक्व रहता मानते हो, 40-50 साल से आप राजनीति में हो, तो क्यों डरते हो और क्यों पढ़ कर बोलते हो। पहले आप बोलो, जब कांशीराम साहब थे तब शेर की तरह दहाड़ते थे और दहाड़ खा गई भाई, ये तो खोल रहा होगा हमें, कौन सा डर लग रहा है। कारवा जो छूट गया था, जो कांशीराम साहब ने शुरू किया बहुजन समाज बनाने का, बीच में ही वो सर्वजन का रास्ता पकड़ लिया। इसीलिए हमने बहुजन मुक्ति पार्टी बनाई है। अगर कांशीराम साहब के सिद्धांतों पर चलते तो हमें पार्टी बनाने की कभी जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ती। वो कारवा छूट गया कांशीराम साहब का, वो मिशन छूट गया। तो हमने सोचा कि जिस मान्यवर ने अपनी जवानी जिंदगी बहुजनों के लिए लगाई थी, उनकी जवानी और जिंदगी समाज के लिए लगाई, उनकी जवानी ऐसे ही जाया नहीं करने देंगे। दुश्मनों ने सोचा होगा कि हमारे और कांशीराम साहब चलेंगे और मिशन बंद हो गया या खत्म हो गया।
का निर्माण करेंगे। संविधान के पहले पन्ने पर पहले लाइन पर लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्यायपूर्ण समाज और राष्ट्र का निर्माण करेंगे। क्या समानता आ गई समाज में? क्या असमानता खत्म हो गई? क्या शोषण खत्म हो गया? क्या न्याय खत्म हो गया? क्या 70 साल में क्या भारत में जातिवाद खत्म हो गया? क्या अरे देश में जातिवाद का सबूत चाहिए तो जिस देश के राष्ट्रपति का जाति के नाम पर अपमान होता हो, इससे बड़ा जातिवाद का सबूत क्या चाहिए आप लोगों को? राष्ट्रपति का अपमान हो रहा है जाति के नाम पर। ओडिशा गए जगन्नाथ मंदिर में अपमान हुआ। जिस देश में राष्ट्रपति का अगर जाति के नाम पर अपमान होता हो, इससे बड़ा जातिवाद का सबूत चाहिए क्या? 70 साल में सिंगल लाइन पर अमल नहीं हुआ। तथाकथित आजादी में जो समस्याएं नहीं थी अंग्रेजों के समय, वो भी समस्याएं पैदा हो गई। अंग्रेजों के समय आतंकवाद नहीं था, अंग्रेजों के समय नक्सलवाद नहीं था, अंग्रेजों के समय भुखमरी नहीं थी, अंग्रेजों के समय मृत्यु शिशु दर नहीं था। भारत 1 नंबर पर पहुंच गया है। अरे मां के पेट में हर साल 4,20,000 बच्चे मर जाते कुपोषण की वजह से, और 5 साल के अंदर 5 साल के अंदर बच्चे 4,70,000 बच्चे मर जाते हैं हर साल बच्चे मरते हैं। 8 लाख 9 लाख बच्चे मरते हैं हर साल, जो अंग्रेजों के समय में नहीं था। अंग्रेजों के समय में महिला पर सामूहिक बलात्कार नहीं हुआ करता था। अंग्रेजों के समय में मॉर्निंग नहीं हुआ करता था। ऐसा है तो आप बैठ जाओ। जो समस्या नहीं थी वो समस्या पैदा हो गई। 10 साल में वो समस्या पैदा कर दी गई। ये आजादी है क्या? ये हमारी आजादी है क्या? आजादी को हम लोगों ने कौन सी स्थिति में काम कर दिया? और आप कहते हो आप विकास की बात कर रहे, हमारे वोट लेना चाहते हो। अरे 1947 में 18 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे था। 18 का सपना नहीं हुआ, 83 करोड़ हो गया। 83 करोड़ हो गया। 29 करोड़ भुखमरी के शिकार है, जिनको दो खाना नहीं मिलता। और बाद में फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया कि कम से कम लोग का खाना तो मिलना चाहिए। सरकार ने फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया कि कम से कम लोग खाना मिलना चाहिए। और जो 1 करोड़ लोग लूई टोकरी में रहते थे, 12 करोड़ हो गए। 7 करोड़ बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। आप कहोगे आबादी तो बढ़ गई ना। 1 करोड़ से 12 करोड़ अगर झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं तो भैया आबादी बढ़ गई ना। तो मैं कहता हूं बजट भी तो बढ़ गया। 3,500 करोड़ का बजट था, 24,00,000 करोड़ का बजट हो गया। जो कहते हैं कि आबादी बढ़ गई इसी वजह से सब हुआ, तो मैं कहता हूं बजट भी तो बढ़ गया। 24 लाख 1,00,000 करोड़ का बजट हो गया है भारत का। और उस बजट में आपके लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बजट के विकास की बातें चल रही है और हम लोग खुश हो रहे हैं कि हमारा विकास होगा। ये जो हुआ है इसमें सबसे ज्यादा अन्याय अत्याचार हुआ, धोखा हुआ पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ हुआ, धोखा पिछड़े वर्ग के साथ। अरे 1950 में ऐसे एक्टिंग के लोगों को आरक्षण मिल गया और पिछड़े वर्गों को मिला 16 नवंबर 1992। 42 साल के बाद पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिला। और वो भी बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ाई लड़ी थी, इस्तीफा दिया था, तब कलेक्टर कमीशन आया। कलेक्टर नहीं होता तो मंडल नहीं होता, मंडल नहीं होता तो वीपीसी नहीं होता। और पिछड़े वर्ग ने
कमीशन के वक्त क्रिमिनल लागू होगा, मंडल कमीशन के वक्त क्या इनकम ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। और 12% को 27 दिया और 25 हमें बेवकूफ बनाया कि सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा है 50 से ज्यादा नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा है हम लोग 50 से ज्यादा नहीं दे सकते, तो 25 साल तक हमें सुप्रीम कोर्ट के नाम पर बेवकूफ बनाया। आप सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा कहां गई? 50%, 10% एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो कहां सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा? आप सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा आपको दिखाई नहीं दे रही। क्रिमिनल लागू कर दिया और स्वर्ण को आर्थिक आरक्षण दिया गया, अधिक तंत्र बनाया हुआ है। अगर आप 2.5 लाख रुपया कमाते हो तो भारत सरकार बोलती है कि इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। आप अमीर हो, टैक्स भरना पड़ेगा। 2.5 लाख वाला आदमी अमीर और 8 लाख कमाने वाला आदमी 8 लाख कमाता है तो मतलब गरीब है। 2.5 लाख वाला आदमी टैक्स भरो और 8 लाख कमाने वाला मतलब गरीब है। विषय अगर 6 लाख रुपये इनकम है तो बोलते आप अमीर हो। आपकी इनकम ज्यादा 6 लाख ज्यादा इनकम है, आपको नहीं दिया जा सकता। 6 लाख वाला आदमी पिछले वर्ग का अमीर हो गया और 8 लाख वाला सोमत गरीब हो गया। समझ आ रहा है मुझे आपके साथ क्या धोखा हो रहा है? 6 लाख वाला पिछड़ी जाति का आदमी है तो बोला अमीर है और 8 लाख वाला समाज गरीब। घर क्या गया? और ये सारा किन्होंने किया? पिछड़े के नाम पर वोट लेने वाले नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये पिछड़ी जाति का वोट किया था 2014 में। बड़े बड़े वादे किए थे, बहुत बड़े बड़े वादे किए थे और इतने बड़े वादे किए थे कि हमारे लोगों को लगा कि अभी पिछड़े वर्ग का आदमी प्रधानमंत्री बन रहा है, हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। और वादे करने में एकदम माहिर है, एकदम माहिर। वो कहा करता था तो करोड़ नौकरियां मिलेगी। आप कहते हैं कि नौकरियां नहीं है तो कोई बात नहीं, पकौड़े चल रहे। अब पकौड़े ही करना है तो बच्चे को ग्रेजुएट कराने की जरूरत है। जब पकौड़े ही करवाना है तो बच्चे को पढ़ाने लिखाने की जरूरत है क्या? नौकरी दे नहीं पाए। 15 लाख रुपया मिलेगा, आप इधर किसी को 15 लाख मिला क्या? 15 लाख के नाम पर वोट लिया, काला धन लाने के नाम पर वोट लिया। मैं पूछना चाहता हूं काला धन है किसके पास? जो लोग 80 करोड़ की इनकम 6 रुपये से नीचे रुपया है उनके पास काला धन कहां से आया? जो लोग 19 करोड़ चोरी के शिकार है उनके पास काला धन कहां से आया? जो लोग 7 करोड़ बेरोजगार लोग हैं उनके पास काला धन कहां से आया? जो लोग 12 करोड़ जिनकी नौकरियां चल रहे हैं उनके पास काला धन कहां से आया? जो लोग 5,17,000 किसानों ने आत्महत्या किया उनके पास किसानों के पास काला धन कहां से आया? तो काला धन है किसके पास? इसका और जिन लोगों का काला धन है उन्हें आरक्षण देने की व्यवस्था कर रहे हो और काले धन के नाम पर वोट लिया, भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर वोट लिया। भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार के मिटाने के नाम पर वोट लिया और वहां पर क्या हुआ मालूम है? अरे भारत सरकार का कानून है जनप्रतिनिधि कानून 1951 के तहत आपकी कोई भी पार्टी विदेशी कंपनियों से फंड नहीं ले सकती। भारत की कोई भी राजनीतिक पार्टी चुनावी फंड विदेशी पार्टियों से नहीं ले, विदेशी कंपनियों से नहीं ले सकती। लिया नरेंद्र मोदी जी ने लिया, गुलाब कहता हूं, लिया केजरीवाल ने लिया उन्होंने और वहां पर क्या किया? एक बिल पारित कर दिया। 18 मार्च 2018 को पार्लियामेंट में बिल पारित कर दिया कि जिन पार्टियों ने विदेशी चंदा लिया है, विदेशी कंपनियों से फंड लिया, उनकी जांच पड़ताल
पड़ताल नहीं होगी। कहाँ लिया, कितना लिया, कौन सी पार्टी से लिया, उसकी जांच पड़ताल नहीं होगी। ऐसा बिल पारित हुआ है 18 मार्च 2018। अर्थात भ्रष्टाचार आप लोगों ने किया और भ्रष्टाचार का मालूम नहीं होना चाहिए तो कानून बनाते हो भ्रष्टाचार को छुपाने का। और अरुण जेटली ने कानून बनाया 26 जून 2016 कि अगर आपके पास काला धन है तो आप 45% जमा करो और 55% बाइक लेके जाओ। अर्थात क्या हुआ, अगर आपके पास 100 करोड़ रुपया है काला धन तो 45 करोड़ जमा करो सरकार को, 55 करोड़ का आप सर्टिफिकेट लेके जाओ। सेटलमेंट स्कीम निकाला। इसका अर्थ क्या हुआ है, अगर किसी चोर ने 10 लाख की चोरी की और दरोगा ने पकड़ा ये पैसा चोरी का है तो चोर कहेगा हाँ साहब चोरी का है, कोई बात नहीं, 5 लाख मुझे दे दे, 5 लाख तुम लेके जाओ, आज से तुम चोर लेके जाओ। अब चोर नहीं हो, 5 लाख जमा कर दो, 5 लाख तेरा, 5 लाख मेरा। काले धन में बंटवारा हो गया और कानून बनाकर उन्होंने किया और वो कहते काले धन के नाम पर मेरी सरकार में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ। अरे भ्रष्टाचार को कानून ही ढाई करा दिया और उन्होंने समय कहा था 100 दिन में महंगाई कम हो जाएगी। अब महंगाई का क्या हाल है, 4 गुना बढ़ गई ना, जो दाम 80 रुपया था ये 200 रुपया पहुंच गई। 100 दिन में महंगाई के नाम पर बदल दिया। लोगों ने सोचा चलो अच्छा होगा, महंगाई कम हो जाएगी, 4 गुना बढ़ गई। और उन्होंने कहा मैं देश का चौकीदार हूं, मैं देश का चौकीदार हूं। और बाद में चौकीदार पर नीचे आ गई और विजय माल्या लेकर चला गया 9,000 करोड़, नीरव मोदी चला गया 11,000 करोड़, चौकीदार को नीचे आ गई और वो लोग चले गए। अगर भारत से किसी आदमी को जाना होगा ना, पासपोर्ट वीजा लगता है, आना है पासपोर्ट वीजा लगता है, सरकार की मर्जी के बगैर जा नहीं सकता। आपकी पार्टी ने ही राज्यसभा का नंबर लाने वाला और चला गया। उन्होंने कहा अरुण जेटली को तो गया था, चौकीदार सो गया और देश की चोरी होती रही। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके गांव में अगर चौकीदार रखते हो, एक बार चोरी हो जाए, 2 बार चोरी हो जाए, 3 बार चोरी हो जाए तो आप क्या करोगे? चौकीदार बदल दोगे ना। 2019 के चुनाव में चौकीदार बदलना जरूरी है। मैं आपके नारों से कुछ होने वाला नहीं हूं। माधव साहब तुम संघर्ष करो, मैं इससे कुछ नहीं हूं। 2 लोग अकेले संघर्ष करते हैं और रामनाथ पासवान बन जाते हैं। जो अकेले संघर्ष करते हैं वो आगे निकल जाते हैं, फंस जाते हैं। मैं अकेला संघर्ष करने वाला नहीं हूं, हम साथ में संघर्ष करने वाले हैं, हम सब मिलकर साथ में संघर्ष करने वाले हैं। क्या संघर्ष के लिए तैयार हो? अकेले मुझे आगे धकेल दोगे, माधव साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं और पीछे मुद्दा देता हूं तो बीजेपी के साथ हो, पीछे मुद्दा देता तो दूसरी पार्टियों के साथ हो, नारे लगाने तो संघर्ष करो। तो ऐसा हो गया जहां बेटा दूसरी पड़ जाएगा। संघर्ष अकेला नहीं होगा, संघर्ष तो इस समाज के साथ होगा। मिलजुल कर संघर्ष करेंगे, बिल्कुल मिलजुल कर संघर्ष करेंगे। लड़ाई कोई बाबा साहब के घर की लड़ाई नहीं है जो अकेला संघर्ष करेगा, हम सबकी लड़ाई है, हम सबको संघर्ष करना होगा। लड़ाई सबकी है, सबको संघर्ष करना होगा। और 2019 के चुनाव में चौकीदार बदलना जरूरी है। और वो जो सत्ता में आए थे, नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए, वो ईवीएम का कमाल था। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है कि मशीनों से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता।
उसके बाद 14 का चुनाव हो गया, अलग अलग राज्यों में चुनाव हो गए। मस्जिदों से चुनाव नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है। और जिस देश में ईवीएम रखता है वो देश में उन्होंने ईवीएम से चुनाव नहीं करवाया। जापान में ईवीएम से चुनाव नहीं होता। तुम्हें जापान की बुलेट ट्रेन चाहिए और जापान का बैलेट नहीं चाहिए, उधर भी बैलेट चलता है। जापान में ईवीएम पर पाबंदी है, फ्रांस में ईवीएम पर पाबंदी है, जर्मन में पाबंदी है, यूक्रेन में पाबंदी है, इंडोनेशिया में पाबंदी है, अमेरिका में पाबंदी है, कैलिफोर्निया में पाबंदी है, तुर्की में पाबंदी है, पाकिस्तान में ईवीएम पर पाबंदी है। और हमें समझाते क्या कि देश में 3 तलाक पर पाबंदी है, भारत में क्यों नहीं होना चाहिए? तो मैं कहना चाहता हूं 120 देश में ईवीएम पर पाबंदी है, भारत में क्यों नहीं होना चाहिए? 120 देश जो हम लोगों से बहुत आगे है भारत से, वहां भी मेरे खतर है। वहां चुनाव मशीनों से नहीं होगा, आपके वोटों की चोरी हो रही है, आपके वोटों की चोरी हो रही है, सारा तबाह हो रहा है। और ये भी मस्जिद का एक कमाल था जो बहुजन समाज पार्टी 0 पर आ गई 34 साल के बाद। और बहन जी ने कहा था मैं हर साल 11 अप्रैल को काला दिन मनाएंगे ईवीएम के विरोध में। अब आप तो सत्याग्रह करोगे, अगले 11 में आपका गठबंधन हुआ और आप अगर तो सत्याग्रह करोगे सत्ता बसपा, तो ईवीएम के विरोध में क्यों नहीं बोलते हो? बोलो ईवीएम के विरोध में। और कहा जब हमें डर नहीं लगता, आपको कौन सी बात का डर लग रहा है? क्यों ईवीएम के विरोध आवाज नहीं उठाते हो? अगर नहीं उठावे तो रोने के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। 19 के चुनाव के बाद क्या करेगी बीजेपी? अमित से बता देता हो, अरे दोनों को 15-15, 20-20 सीट दे देगी। लोग खुश हो जाएंगे कि हमें 20-20 सीट जीत गए, हम लोग 38 में से 40 सीटें तो मिल जाएगी। लेकिन बीजेपी क्या करेगी कि अलग अलग राज्यों में से एक दो सीट का व्यवस्था कर देगी मशीनों से, दोबारा 19 का चुनाव जीत जाएगी और 2024 तक बीजेपी हमारे सर पर राज करेगी। याद रखना, ईवीएम का मुद्दा उठाओ। आप बीजेपी का बंदोबस्त करना चाहते हो, ईवीएम का मुद्दा उठाओ। जो पार्टी ईवीएम के विरोध में नहीं बोलती, बीजेपी के एजेंडा पर काम करती है। जो पार्टी ईवीएम के विरोध में नहीं बोलती, वो बीजेपी के एजेंडा पर काम करती है। याद रखना, बीजेपी द्वारा आपके सर पर आ जाएगी और आपका संविधान खत्म हो जाएगा। ईवीएम के मुद्दे पर क्यों नहीं बोलते हो? आपने सवर्ण आरक्षण का समर्थन कर दिया, आपने सवर्ण आरक्षण का समर्थन कर दिया। अरे आरक्षण का भागवत कहता है कि आर्थिक आरक्षण होना चाहिए। बीजेपी के लिए आर्थिक आरक्षण होना चाहिए, कांग्रेस के लिए आर्थिक आरक्षण होना चाहिए, और अगले 11 में के आर्थिक आरक्षण होना चाहिए, और मायावती के लिए आर्थिक आरक्षण होना चाहिए। तो आरएसएस और बीजेपी के एजेंडा में और आपके एजेंडा में फर्क क्या मुझे ये समझा। भारत वही बोली बोल रहा है, बीजेपी वही बोली बोल रही है आर्थिक आरक्षण की, और आप भी वही बोली बोल रहे हो। तो आप दोनों का फर्क क्या हो? न ईवीएम का मुद्दा उठा रहे हो और उनके मुद्दे पर समर्थन कर रहे हो। समाज नहीं जानता, समाज को जानकारी नहीं है। अगर ये देश में आरक्षण देना है, आर्थिक आरक्षण का कोई पार्टी विरोध नहीं करेगी। मैं खुलेआम कहता हूं, इस सवर्ण आर्थिक आरक्षण का विरोध बहुजन मुक्ति पार्टी भारत की सड़कों पर हम करेंगे, जल्दी कार्यक्रम घोषित करेंगे। क्यों करेंगे? हमारा कहना है आप किसी जाति विरोध नहीं है, जिसकी जितनी क्षमता उतनी हिस्सेदारी उसको मिल जाना चाहिए। जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सा दे दो, हमें क्या दिक्कत है? जिसकी जितनी संख्या उसको उतना हिस्सा, इसमें कोई किसी का हक मानने वाला नहीं है। बीजेपी आरएसएस के एजेंडा पर आप समर्थन कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है आप काम क्या कर रहे हो। अरे
लेकिन क्या है, आप अमीर हो लेकिन जाति के आधार पर आपके साथ अपमान हो रहा है, चाहे अरबोपति हो या खरबोपति हो, उसको बदलाव नहीं हो सकता। आर्थिक आधार पर करते हो, विजय माल्या भी कहेगा कि मैं गरीब हो गया हूं, मुझे दे आरक्षण। विजय माल्या भी कहेगा मैं गरीब हो चुका हूं, बर्बाद हो चुका हूं, मुझे भी आरक्षण मिल रहा है। संविधान में नहीं है, आर्थिक आरक्षण का प्रावधान नहीं है। अगर आप सवर्णों का गरीबी दूर करना चाहते हो, आप सवर्णों की गरीबी दूर करना चाहते हो, तो गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम बनाना, योजना बनाओ। कौन मना कर रहा है? जो मना कर रहा है आपको ये गरीबी हटाओ कार्यक्रम नहीं है आरक्षण, ये आरक्षण प्रतिनिधित्व का मामला है, हिस्सेदारी का मामला है, प्रतिनिधित्व का मामला है, गरीबी हटाओ कार्यक्रम नहीं है। अगर आप पिछड़े वर्ग को बोलते हो, क्रिमिनल लागू करते हो, जिसकी वजह से 314 बच्चे आईएएस बनते रहेंगे, पिछड़े ओबीसी के 314 बच्चों ने यूपीएससी की एग्जाम पास की और क्रिमिनल की वजह से आउट हो गया, कि गरीबों को भी अवसर मिलना चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूं कि 50% सवर्ण का जनरल कोटा है, उसमें भी क्रिमिनल लागू कर दो, मैं क्यों नहीं करें? उसमें क्रिमिनल लागू कर दो, गरीब सवर्ण को भी मिलेगा, लागू करो ना, क्यों नहीं करे? ये केवल मात्र चलावा है। 4.5 साल में नरेंद्र मोदी ने कोई काम नहीं किया, इसलिए अब मुद्दों को भटका रहे हैं। कभी 25 नवंबर को ये धाम लोगों को मंदिर के नाम पर लगाते हैं, कभी बुलंदशहर का घटना हो जाती है, और कभी 10% आरक्षण की बात करने समझ के लिए ये आपको भटकाव का कार्यक्रम है। 4.5 साल में कुछ काम हुआ नहीं बीजेपी का, 4.5 साल में कुछ भी नहीं हुआ है। आप लोग चुनावी मुद्दों में उलझाए रखना चाहते हैं और ईवीएम का इस्तेमाल करना चाहते हैं। ईवीएम से ध्यान बनाने का कार्यक्रम है। ये देश में जाति जनगणना होनी चाहिए, जिसकी जितनी जाति है उसको उतना हिस्सा मिलना चाहिए। क्यों डर रहे हो जाति जनगणना से? आप लोग कहां करते में पिछड़े वर्ग का हो, चार वाला हो, गरीब का बेटा हो, मेरा 56 इंच का सीना है। अगर 56 इंच का सीना है तो मिलिए पिछड़े वर्ग का हटाकर दिखाओ। अगर 56 इंच का सीना है, जाति जनगणना करके दिखाओ। अगर 56 इंच का सीना है, बजट में पिछड़े वर्ग का प्रावधान करके दिखाओ। केवल पिछड़े को वोट चाहिए, बड़ी बड़ी बातें करते ऊर्जा का, इसलिए उनका एक ही नारा है, नरेंद्र मोदी का एक नारा है, कौन उसकी लाइन में अगर बताया जा रहा है तो 56 इंच का सीना, झूठ बोलकर जीना, बस इतना ही। 56 इंच का सीना, झूठ बोलकर जीना। दोबारा बता रहा हूं, आपको बोल रहा होगा, 56 इंच का सीना, झूठ बोलकर जीना। 56 इंच का सीना, झूठ बोलकर जीना। 56 इंच का सीना, झूठ बोलकर जीना। अब आपके दिमाग में भी तो पूछना चाहिए ना, मैं बोलूंगा और घुसेगा नहीं तो। केवल उन्होंने वोट दिया, कभी केशव मौर्य को आगे कर दिया कि मुख्यमंत्री बनाएंगे, वो वोट ले लिया, और बाद में बनाया योगी जी को। हमारे साथ केवल धोखेबाजी हो रही है, केवल मात्र धोखेबाजी हो रही है। ये देश में आपके किसी मुद्दे पर कोई भी समाधान नहीं हो रहा है। 5,18,528 किसानों ने आत्महत्या किया है। 5,18,528 किसानों ने आत्महत्या किया और कहते हैं किसानों का कर्ज माफ करने के लिए हमारे पास बजट नहीं है। किसानों का कर्ज माफ करने के लिए आपके पास 12,60,000 करोड़ नहीं है, लेकिन उद्योगपति का कर्ज 3 साल में 17,15,000 करोड़ माफ कर दिया। किसानों के लिए पैसा नहीं है, उद्योगपति के लिए पैसा है। किसानों का कर्ज माफ करने के लिए पैसा नहीं है, उद्योगपति के लिए पैसा है। अरे आपने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। आज क्या हो गया? 4.5 साल में 1,10,000
ये आंकड़े मेरे नहीं है, ये भारत सरकार के आंकड़े हैं। क्राइम ब्यूरो के आंकड़े, नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े हैं। और उन महिला की सुरक्षा के लिए निर्भया योजना बनाया, कितना लगा? 5,000 करोड़ का बजट लगा। और अमल कितना हुआ? 40%। 5,000 का 40% कितना हुआ? 2,000 करोड़। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 2,000 करोड़ और गंगा की सफाई के लिए 4.5 में 20,000 करोड़। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। गोरखपुर में बच्चों को बचाने के लिए 80 लाख ऑक्सीजन के लिए नहीं है और कुंभ के मेले के लिए सरकार ब्रेक रखी है 4,040 करोड़ का। समझना में नहीं आता क्या? क्योंकि वोट हमारा चाहिए, बजट हमारे लिए कुछ नहीं रखते हो। और आपके बच्चों का एजुकेशन सरकार खत्म कर रही है। सरकार एजुकेशन खत्म कर रही है। अब क्या हुआ मालूम है? सरकार ने कानून बनाया। अब यहां बैठे हुए लोग बोलते कह रहे तो पार्टियां आती है बोलती है, उससे हमारा क्या फायदा? अरे आपके बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं। 8वीं तक बच्चे का परीक्षा नहीं लेने का और पास कर देने का, टिकट खिलाकर, दलिया खिलाकर, खीर खिलाकर पास कर देने का। पहले जब मैं पढ़ता था, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा, मुझे मालूम है 40 साल पहले क्या होता था मालूम है? अगर बच्चा फेल होता था, बच्चे का बाप बच्चे की मां को डांटता था कि बच्चा नामाज कैसे हो गया, क्यों ध्यान नहीं दिया, पूरा दिन घर में हो, आप क्या हो गया, चलो ट्यूशन लगाओ। बच्चे का बाप बोलता था, आप क्या हो गया? अगर परीक्षा में बच्चा पास हो गए तो मां भी खुश, बाप भी खुश और बेटा भी खुश। वो बेटा आगे जाकर बोर्ड की एग्जाम में फेल हो जाता है 9वीं 10वीं में और फिर हम लोग सोचते हैं गरीब आदमी कामयाब आदमी सोचता है बेटा तेरे नसीब में पढ़ाई नहीं होगी, चल काम में लग जा, तेरे नसीब में पढ़ाई नहीं होगी। अरे आपके बच्चों का नसीब सरकार कानून बनाकर खत्म कर रही है आपके बच्चों का नसीब। और अभी 40 साल पहले मजदूर आदमी ने, गरीब आदमी ने डॉक्टर बनाया होगा अपने बच्चों को, इंजीनियर बनाया होगा। आज की तारीख में डॉक्टर बनाना हो 1 करोड़ रुपया चाहिए, इंजीनियर बनाना हो 50 लाख रुपया चाहिए। है क्या आपके पास? आप अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बना पाओगे क्या? अब ये और महंगा होने वाला है, ये और महंगा होने वाला है। आपका एजुकेशन खत्म हो गया। अरे जो विकास की बातें नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, दुनिया की 200 यूनिवर्सिटी में भारत का नाम तक नहीं है। अरे 200 यूनिवर्सिटियों में आपका नंबर भी नहीं है, कौन से विकास की बात कर रहे हो? कौन सा विकास हुआ है? दुनिया की 200 यूनिवर्सिटी में आपका नंबर तक नहीं है। आपके बच्चों का एजुकेशन खत्म हो रहा है और आपका अक्षर समाप्त हो रहा है। सरकारी डिपार्टमेंट का सारा निजीकरण में ले लिया और आपकी जमीनें थी टाटा बिरला अंबानी को दे रहे हैं, 1 रुपये मीटर में जमीन दे रहे हैं। आपको मिल रहा है क्या 1 रुपये मीटर में जमीन? अरे लाखों की जमीन दे रहे हैं, लाखों मीटर जमीन उनको दे रहे हैं 1 रुपये मीटर में। आपको मिल रहा है क्या? वो करोड़ों खरबों की जमीन उनको देते हैं, आप इतना ही पैसा उनसे देते हैं और उनके उद्योगपतियों के पैसे से आपके वोट खरीदे जाते हैं। और आपको लगता है 1 वोट का 500 मिल रहा है ना, 1000 रुपया मिल रहा है ना। अरे आपके बच्चों को तबाह करकर आपको 500-1000 रुपया दे रहे, 5 साल आपके बच्चों की जिंदगी बर्बाद करकर आपको दे रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा। एजुकेशन खत्म हुआ, नौकरियां खत्म हुआ, जमीन खत्म हुआ। पहले के समय में क्या था? 30-40 साल पहले मैं बताना चाहता हूं, एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हुआ करता था जिला लेवल पर, वहां से इंटरव्यू आती, रोजगार विनिमय एक कचेरी था, रोजगार विनिमय केंद्र था। तो अगर बच्चा पढ़ा होता तो उसको इंटरव्यू आती। आजकल आ रही है क्या? खत्म हो गया हो। और पहले के जमाने में फैक्ट्री
मिस्त्रियों में अगर शोषण होता था तो लेबर इंस्पेक्टर होता था, क्या है लेबर इंस्पेक्टर लेबर कमिश्नर होता था। आजकल है क्या? आपका शोषण हो रहा है और सारे मजदूरों का काम समाप्त कर दिया, सरकारों ने किया, सरकारों ने सारा समाप्त कर दिया, आपकी नौकरियां खत्म। अरे मनोसंपत्ति लागू हो गई है, पहले पाने का अधिकार नहीं है, आज सरकार के लिए टॉयलेट नहीं है। पहले संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था तो आपकी नौकरी और जमीन छीनकर संपत्ति से वंचित करते हैं। पहले शस्त्र रोकने का अधिकार नहीं था, आज वो शस्त्र का काम करता है, किसको हरवाना किसको जितवाना। तो वोट का अधिकार, वोट की भी चोरी शुरू हो गई ईवीएम मशीनों से। आपके वोट के अधिकार को भी खत्म कर दिया। अब आपके पास क्या बचा है? ये लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया है। जो मैं बता रहा हूं, जो खत्म कर रहे हैं वो लोग हमें क्या कहते हैं कि तुम्हारे दुश्मन मुसलमान हैं। 70 साल में राज तुमने किया, हमारा आरक्षण तुमने समाप्त किया, हमारी नौकरियां तुमने समाप्त की, हमारी जमीनें तुमने छीन ली, हमारे वोट के अधिकार को भी तुम लोगों ने लूटा और हमें कहते हैं कि मुस्लिम तुम्हारे लिए खतरा है। 70 साल में सरकारें मुसलमानों ने नहीं चलाई, ये लोगों ने संविधान के विरोध में काम किया, वही हमारे असली दुश्मन है, याद रखना। जो आपके संविधान को खत्म करने की योजना बना रहे हैं वही असली दुश्मन है। और चप्पल के सीने वाला बड़े बड़े वादे करता है। रोहित वेमुला की हत्या हुई, चप्पल के सीने वाले ने कुछ नहीं बोला। अखलाक की हत्या हुई, चप्पल के सीने वाले ने कुछ नहीं बोला। और कमेटी बनाई रोहित वेमुला के ऊपर, कौन सा मालूम है? कि रोहित वेमुला शेड्यूल कास्ट था या ओबीसी, हत्या किसने की उसकी कमेटी नहीं बनाई। शेड्यूल कास्ट था या ओबीसी था उसकी कमेटी बनाई। अखलाक की हत्या हुई, कमेटी कौन, किसने हत्या की उसकी कमेटी नहीं बनाई। कौन सी कमेटी बनाई? कि अखलाक के घर में जो मांस था वो बकरे का था या गाय का था। चप्पल के सीने वाले ने अखलाक के ऊपर नहीं बोला। ऊना में जिसको आप सिनेमात कहते हो, जानवर से बदतर हाल उनका हो गया। चप्पल के सीने वाला गिड़गिड़ा रहा है कि दलितों को मत मारो, मुझे मारना। अरे भाई, चप्पल का सीना है आपका, तो एक्शन करो ना। है तो गिड़गिड़ा रहे हो, एक्शन करो। क्यों एक्शन नहीं कर रहे हो? आपके साथ ये देश में 70 साल से धोखा हो रहा है और आपके केवल वोट खरीदे जाते हैं और आप उनको वोट देते हो, लेकिन आप कभी नहीं सुनते जिनको आप वोट देते हैं उन्होंने हमारी समस्याओं का कितना समाधान किया। आप उन लोगों ने भी सोच लिया है इनके लिए कुछ करने की जरूरत क्या है। चुनाव आता है, पैसा बांटो, साड़ी बांटो, लैपटॉप बांटो, मोबाइल बांटो, 5 साल में कुछ करने की जरूरत क्या है। और चुनाव वोट खरीदे जाता है, वोट खरीदा जाता है। उन लोगों को ईवीएम के ऊपर भी भरोसा नहीं है। वोट खरीदते हैं कि कहीं ये हमारे विरोध में विद्रोह न हो जाए, इसलिए वोटों का जुगाड़ करते हैं कि नहीं लहर चल रही है, हवा चल रही है बीजेपी की तरफ से। 5 साल में चुनाव आता है तो तब क्या होता है, आपको 500 रुपया 1000 रुपया मिलता है। साल भर का 5 साल का 500 रुपया, तो 1 साल का कितना हुआ? 100 रुपया। 12 महीने का कितना हुआ? 100 रुपया ना। महीने का कितना हुआ? 8 रुपया। रोज का कितना हुआ? 25 पैसा। आजकल भिखारी भी किसी से 25 पैसा नहीं लेता है क्या? भिखारी चवन्नी लेता है किसी से? हमारे लोग चवन्नी में वोट देकर आ जाते हैं। अरे 25 पैसे में आप उनको राजा बनाते हो, 25 पैसे में चवन्नी में राजा बनाते हो। 70 साल में से ज्यादा आपका क्या हाल होगा? 500 रुपये में ज्यादा बता दिया। अब क्या होता है? 500 रुपये मैंने ज्यादा बता दिया। आजकल तो चल रहा है, क्या चल रहा है? कुछ चल रहा है क्या? होते उसको
कितना ये सही है। 65 रुपये में आप अपने वो आपको एक बार शराब पिलाएंगे, 5 साल आपके बच्चों का खून पिएंगे, आपके बच्चों के विरोध में नीतियां बनाएंगे। एक बार शराब पिलाएंगे, 5 साल आपके बच्चों का खून पिएंगे। और आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है। ये समस्या हमारी भी है कि हमारे समाज को बात कब समझ में आएगी। ये समझ में नहीं आ रहा आपको ये बातें। 65 रुपये में आप लोग को राजा बना देते हो और 5 साल में चिल्लाते रहते हो। अरे वोट बेचना बेटी को बेचने के बराबर है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसलिए वोट का अधिकार नहीं दिलवाया था कि किसी को मालिक बनाओ। अरे इसलिए अधिकार दिलवाया था आप खुद इस देश के मालिक बन जाओ, मालिक, इसलिए अधिकार दिलवाया था। जिस दिन वोट का सही इस्तेमाल करना हम लोग सीखे तो हमारी गुलामी खत्म हो जाएगी। जिस दिन वोट का सही इस्तेमाल करना हम लोग सीख जाएंगे, हमारी गुलामी खत्म हो जाएगी। हम लोग वैसे लोगों को राजा बनाते हो और फिर खिलाते हो। वोट बेचने का मतलब अपनी बहन बेटियों का इज्जत का सौदा करना। आपके घर में अगर 5 लोग होंगे, उन लोग सोचेंगे एक वोट का 1000 रुपया मिल रहा है, तो 5 वोट का 5000 मिल रहा है ना जेब में। उन लोगों को हो सकता है 5000 मिल रहा है, 5 मिनट। अरे 5 मिनट में 5000 मिल रहा है। उस 5 लोगों में आपकी बहन भी है, आपकी बेटी भी है, आपकी बहू भी है, आपकी बीवी भी है, आपकी मां भी है। क्या पैसे के लिए बहन बेटियों का सौदा कर सकते क्या हम लोग? क्या बैठी हुई महिलाओं से पूछना चाहता हूं, इज्जत प्यारी है या पैसा? इज्जत प्यारी है या पैसा? अगर इज्जत प्यारी है तो आए को अपनी बेटियों की इज्जत खतरे में डालते हो पैसा लेकर वोट करके। अगर आप पैसा लेकर वोट करोगे, उनको ताकतवर बनाओगे और बाद में वो जुर्म करेंगे, अन्याय अत्याचार करेंगे, फिर आप चिल्लाओगे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो काय को ताकतवर बनाते हो? क्यों बनाते हो उनको ताकतवर? जालिमों को ताकतवर क्यों बनाते हो? वोट बेचने का मतलब बहन बेटियों की इज्जत पर बलात्कार करवाने का लाइसेंस देना, याद रखना। जो वोट बेचता है अपनी बहन बेटियों की इज्जत पर बलात्कार करवाने का लाइसेंस दे रहा है लोगों को, लाइसेंस। तो वोट की कीमत समझो। हमें उलझाया जाता है मोबिलिटी के नाम पर, हमें उलझाया जाता है गर्भवती के नाम पर, हमें उलझाया जाता है गौहत्या के नाम पर, हमें उलझाया जाता है वंदे मातरम के नाम पर। जो लोग संविधान को खत्म कर रहे हैं वही हमारे दुश्मन है, वही हमारे दुश्मन है, क्योंकि हमारा अस्तित्व संविधान की वजह से है। और मेरी पार्टी का एजेंडा मैं बता देता हूं, 100% आरक्षण होना चाहिए। जिसकी जितनी संख्या उसकी इतनी हिस्सेदारी। नंबर 2, समान एजुकेशन होना चाहिए। कलेक्टर का बच्चा और मजदूर का बच्चा, रिक्शा चलाने वाले का बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ना चाहिए। आ जाओ फिर हमारे साथ मेरिट का पता करो। हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहे, वो तो मेरिट नहीं पढ़ने देते नहीं, डिग्री का बढ़ा देते हो और वो तो मेरिट नहीं है। समान एजुकेशन होना चाहिए, भूमि अधिग्रहण होना चाहिए, भूमि की मर्यादा तय हो और भूमि की मर्यादा तय हो और अपनी भूमि जब्त कर भूमि विहीन लोगों में बांट देना चाहिए। अरबों खरबों की सरकारी जमीनें उद्योगपतियों के पास है, वो जमीनें उनके बाप दादा की नहीं है, वो जमीन सरकार की है और देश के नागरिकों की जमीन है। वो उद्योगपति को दिया जा रहा है, वो जमीनें मुफ्त के भाव में दिया जाता है। बीजेपी सत्ता में आएगी तो उन जमीनों का, उन निजी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर देंगे। राष्ट्रीयकरण तुमने सरकार डिपार्टमेंट का प्राइवेटाइजेशन किया है, आप लोगों के कैसे संभव है? अरे इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, इंदिरा गांधी ने प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। तो सत्ता में आते हम लोग भी राष्ट्रीयकरण कर देंगे। सरकार के पैसे तो तुमने बेनिफिट किया, देश के हित में राष्ट्रीयकरण कर देंगे। नंबर 2, नंबर 3,
में सेक्शन आयोग का रिपोर्ट आया नहीं अभी जनता के सामने। लाओ ना, लाओ, आवाज उठाओ ना कि आप सरकार में आते हैं तो आईटी सेक्शन आयोग का रिपोर्ट जनता के सामने लाएंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर की मृत्यु कैसे हुई थी, लाएंगे। अगर नहीं उठा सकते हो, ये है बता, हम तो उठाने वाले हैं, हम उठाने वाले। तुम्हें बाबा साहब अम्बेडकर का नाम का वोट चाहिए, बाबा साहब की हत्या किन लोगों ने की, उसकी जांच पड़ताल का रिपोर्ट जनता को बताओ। क्यों नहीं बता रहे हो? बताना चाहिए। और कृषि आधारित उद्योग लगेगा। कृषि आधारित उद्योग का मतलब है किसी गांव में जो पैदावार होती है 10 गांव में उसका उद्योग लगेगा। आप क्या हो रहा है मालूम? रोजी जी, आप क्या हो रहा है? अगर किसान का बेटा गेहूं पैदा करता है, धान पैदा करता है, उसको 18 रुपया या 20 रुपया मिलता है होलसेल के भाव में, और वही गोबर ब्रिटानिया पाले प्रेमिया की कंपनियों में चला जाता है, 350 रुपये किलो हो जाता है बिस्किट का। किसान को कुछ भी नहीं मिलता और कंपनी वालों को 350 रुपये किलो। अगर आप आलू पैदा करते हो तो आलू की कीमत होलसेल में 10-12 रुपया, वो आलू का अगर 35 बन जाता है 100 ग्राम का 20 रुपया, किलो का 200 रुपया, अंकल से का। आप 10 रुपये की चीज 200 रुपये में बेच रहे हैं। क्या मालूम काला धन कहां पैदा होता है? मालूम नहीं है क्या नरेंद्र मोदी को? और उन्होंने 2014 में मैनिफेस्टो में ये कहा था कि कृषि आधारित उद्योग लगेगा। 4.5 साल में उन्होंने नहीं किया। वो हमारे मैनिफेस्टो से चोरी किया था, हमारे मैनिफेस्टो से चोरी किया था। और हर जिले में 500 जिले में फॉरेन एजुकेशन इंस्टीट्यूट का सेंटर खोलना चाहिए। तुम हमारे समाज से एजुकेशन खत्म कर रहे हो, हर जिले में फॉरेन एजुकेशन इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहिए। आपका बच्चा अगर कनाडा जाना चाहता है, आपका बच्चा अमेरिका जाना चाहता है, आपका बच्चा ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है, आपका बच्चा जापान पढ़ना जाना चाहता है, 3 साल तक इसकी ट्रेनिंग इधर ही होना चाहिए। उधर का लैंग्वेज, उधर का सिलेबस की ट्रेनिंग इधर होना चाहिए। ये बच्चा जब वहां जाएगा उसके लिए कुछ भी नया नहीं लगेगा, कुछ भी उनके लिए नया नहीं लगेगा। वो दुनिया की यूनिवर्सिटियों में हमारे बच्चे भी मुकाबला कर सकते हैं। तुम हमारे बच्चों का एजुकेशन खत्म करते हो, हम पैदा करने में बच्चे का एजुकेशन किस तरह मेरिट को पैदा करना है हम जानते हैं, हम जानते हैं। लेकिन ये तब संभव है जब सरकार आप बना सकते हो। आप किसी को कहो कि आपको वोट देता हूं, मुझे नौकरी दो, मिलने वाली है क्या? आप कहो किसी से कि मैं वोट देता हूं, मुझे आप जमीन दे दो, मिलने वाली है क्या? आप लोग वोट देते हैं, हमारे गांव में फैक्ट्री लगाओ, लगाने वाले क्या? अरे वोट से आपको नौकरी नहीं मिलती, वोट से आपको जमीनें नहीं मिलती, वोट से आपको फैक्ट्रियां नहीं मिलती, वोट से आपको रोजगार नहीं मिलता। लेकिन वोट से आप इस देश के मालिक बन जाओ, सब कुछ आता है। वोट का सही इस्तेमाल करो और इस देश का मालिक बन जाओ, सब आपका है। दोबारा आपको कहता हूं, जो पार्टी आपके बीच में आए उनको कहना, जो बड़ी बड़ी बातें करते हो 100 रुपये के स्टेप पर लिख कर लो, 100 रुपये के स्टेप पर। अगर नहीं लिखकर देते हो इसका मतलब धोखा करोगे। बहुजन मुक्ति पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी 100 रुपये के स्टेप पर अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी। जो कहते हैं करेंगे, अगर नहीं करते हैं आप क्या करो, हमारे पर प्रेस कर सकते हो। इन्होंने वादा किया था, वोट लेकर बाद विश्वास किया, वोट मिल जा सकते। 70 साल में किसी पार्टी ने ऐसा नहीं किया होगा और हम लोग करेंगे। मुसलमानों को एक खास बात समझा देता हो, ईवीएम तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। सबसे 19 राज्यों में 16 साल में 19 राज्यों में मुस्लिम एमपी नहीं बना। 16 साल में गुजरात में मुस्लिम एमपी नहीं बना, राजस्थान में एमपी नहीं बना कोई मुस्लिम, हरियाणा में नहीं बना, पंजाब में नहीं बना, चंडीगढ़ में नहीं बना, हिमाचल में नहीं बना, महाराष्ट्र में नहीं बना, मध्य प्रदेश में नहीं बना, गोवा में नहीं बना। अरे
अरे जहां मुस्लिम आबादी है वहां बीजेपी आ जाती है। आपके उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद 45% मुस्लिम है। आयोजित चुनाव जीता था, आवामी बीजेपी आ गई। मुस्लिम बीजेपी को वोट दे नहीं सकता, फिर बीजेपी कैसे आ जाती है? ईवीएम मशीन है। और मुसलमानों को चाहिए कि जो पार्टी ईवीएम के विरोध आवाज नहीं उठाती उसको वोट मत करना, बीजेपी दोबारा सत्ता में आ जाएगी। जो पार्टी ईवीएम के विरोध आवाज नहीं उठाती उसको उस पार्टी को वोट मत करना, बीजेपी दोबारा सत्ता में आ जाएगी। 20-25 सीटें को लेंगे और ऑल इंडिया से सीटें मैनेज करता दोबारा ईवीएम के माध्यम से बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। 24 तक और 24 तक आ जाएगी तो सत्यानाश के अलावा कुछ नहीं है। अरे 4.5 साल में देख लो, जो 70 साल में नहीं हुआ वो 4.5 साल में हो गया। भारत के संविधान को चौराहे पर जलाया गया और चप्पल नीचे सीने वाले ने कुछ बोला नहीं। चौराहे पर संविधान को जलाया गया और चप्पल नीचे सीने वालों ने कुछ नहीं बोला। और अगर दोबारा बीजेपी सत्ता में आई, आपके संविधान को खत्म कर देंगे, लोकतंत्र को खत्म कर देंगे, प्रजातंत्र को खत्म कर देंगे। ये 2019 का चुनाव केवल चुनाव नहीं है, हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य बचाने की लड़ाई है। इस लड़ाई में आप दुश्मनों के साथ खड़े हो या समाज के साथ खड़े हो, ये आप अपने घर जाकर सोचना कि हमें कहां खड़ा रहना चाहिए। आपकी आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेगी। अगर इस बार भी गलती की, आपकी आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेगी। इसलिए इस चुनाव में जो मुद्दे हमने उठाए, वो मुद्दे जो पार्टी उठाती है उसको वोट करना। इसी आशा और विश्वास के साथ मेरी बात समाप्त करना चाहता हूं। आखिरी बात से पूछना चाहता हूं, ये लड़ाई आने वाली पीढ़ियों की लड़नी चाहिए नहीं लड़नी चाहिए? ये लड़ाई लड़नी चाहिए नहीं लड़नी चाहिए? ये लड़ाई लड़नी चाहिए नहीं लड़नी चाहिए? आप साथ दोगे? आप साथ दोगे? आपके ऊपर पूरा यकीन और विश्वास है, आप साथ दोगे। और यहाँ इतनी भीड़ आई है, हजारों की भीड़ आई है, तो कम से कम 25 लोग अपने परिवारों तक ये बात पहुंचाए तो ये लाखों तक ये संदेश पहुंच सकता है। आप ये काम करोगे, आपके ऊपर उम्मीद और विश्वास है। आपने मेरी बात ध्यान से सुना, मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। जय मुरादाबाद।